जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन शुरू करते हैं डेली टेस्ट सीरीज का। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मेहनत से अपनी तैयारी में लगे होंगे। बहरहाल हम लोग आज अपना सेशन शुरू करते हैं डेली टेस्ट सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो ये सही आंसर हो जाएगा सर बी एन राव। जो संविधान सभा के सलाहकार थे सर बी एन राव थे। और राजेंद्र प्रसाद ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यानी हम लोग के यहाँ जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक, वो किस देश से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। हम लोग ने नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। आपको पता है कि जो हम लोग मौलिक अधिकार जो संविधान में वर्णन है वो तो अमेरिका से लिए हैं। तो आपको लगेगा कि आर्टिकल 14 तो मौलिक अधिकार है, तो वो आर्टिकल 14 भी अमेरिका से ही लिया हुआ होगा। नहीं, इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। आर्टिकल 14 जो कानून की समानता का अधिकार, यानी जिसको रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। एक इंग्लैंड के प्रोफेसर थे, विधिज्ञता भी थे, उनका नाम था प्रोफेसर डाइसी। तो प्रोफेसर डाइसी एक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होता है, यानी किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द कानून नहीं होगा, बल्कि कानून के इर्द गिर्द व्यक्ति होगा। यानी सर्वोच्च हमेशा कानून होगा। अगर एक उच्चतम न्यायालय का चीफ जस्टिस भी अगर कोई निर्णय देगा तो वो भी अपने कानून के दायरे के बाहर नहीं देगा, और जिस दिन उस पद से वो हटेंगे उनकी जो उपयोगिता है, उनका जो पावर है, उनका जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, यानी उस कानून में पावर है बल्कि उस व्यक्ति में पावर नहीं है। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथी अनुसूची से संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र, संविधान में सूचीबद्ध भाषा, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। आपको पता होगा कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन पहली अनुसूची, संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। जब संविधान बना था तो अब 14 भाषा थे और अभी कुल 22 भाषा हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जुड़ा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जुड़ा, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। और वो 2003 में 92 संविधान संशोधन में 4 भाषा जुड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है 5वीं अनुसूची में। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा में सीटों की बंटवारा। और आपको पता होगा कि राज्यसभा के जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो जनसंख्या के आधार पे किया गया है, और लोकसभा के सीटों का बंटवारा क्षेत्र के आधार पे किया गया है, यानी क्षेत्रफल के आधार पे। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? आपको पता है कि हम लोग के देश में कई एक कुरीति व्याप्त थी, जिनमें से एक बहुत बड़ी कुरीति थी अस्पृश्यता। तो विकल्प इसका दिया हुआ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में समानता, आर्टिकल 15 में जाति, लिंग भेद आदि के आधार पर भेदभाव नहीं, और आर्टिकल 14 में आपको पता होगा कि एक इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है?
कहने का मतलब है आपको इसका पहले विकल्प पे चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 389, आर्टिकल 393। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत ही अगर कहीं संवैधानिक व्यवस्था किसी राज्य में खत्म हो जाता है या संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाता है, खत्म होना गलत होगा कहना, विफल हो जाता है, तो वैसी स्थिति में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। आपको पता होगा कि 3 तरह का जो है सो कि आपात घोषित किया गया है। आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति के पास 3 तरह का है। कौन? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 356। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून प्रदान किया गया है? 51वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 54वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। 1985 में दल बदल विरोधी कानून आया, यानी चूंकि अस्थाई लोकतंत्र में अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ऐसा कानून लाया गया था। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रभुत्व को नामंजूर किया? पहले विकल्प देख लेते हैं। सज्जन सिंह केस, मिनर्वा मिल्स केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस। आपको पता होगा कि मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें कहा गया कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार अपर हैंड है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लोअर हैंड है। कहने का मतलब कि अगर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक साथ टकराएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो अपना निर्णय देगी उसको प्रमुखता मूल अधिकार को देगी। 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में ये बात कहे हैं। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो उस केस में ये भी मामला उठा था कि जो संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया है वो सही है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि हाँ, मूल अधिकार में जरूर संशोधन किया गया है लेकिन करने के लिए जो किया गया है वो सही किया गया है। केशवानंद भारती मामला के बारे में आपको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो संविधान का मूलभूत सिद्धांत का जो संकल्पना है वो इसी से निकल के आया था। 1973 का डिसीजन था। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो इसका सही विकल्प पहले देखते हैं। डिक्री, समादेश, अधिसूचना, अध्यादेश। देखिए आप लोग खूब पढ़े होंगे कि आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी किया जाता है। 5 तरह का रीट जारी किया जाता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है 5 तरह का रीट जारी करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समादेश। रीट का हिंदी होता है समादेश। बस इस क्वेश्चन में यही ट्रिक था कि हिंदी और इंग्लिश बदल देने के कारण हम लोग को लग रहा था कि आखिर क्या होगा इसमें। खैर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? भारतीय काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। कहने का मतलब है कि हम लोग जो आज देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो जो द्विसदनीय हम लोग का संसदीय व्यवस्था है, ये संसदीय व्यवस्था पहली बार जब भारत आजाद नहीं था तब उस समय पहला बार कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में ही द्विसदनीय हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था। ठीक। देखिए आपसे एक निवेदन है कि जब आप वीडियो सीरीज जब इस सीरीज को अगर आप देखने बैठे हैं, इस वीडियो को देखने बैठे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप एक किताब, एक कॉपी और एक कलम लेके बैठे हैं। जो कुछ आपको फैक्चुअल नोट लगे या जो कुछ आपको लगे कि नहीं बहुत रेलिवेंट है आपके लिए, बहुत उपयुक्त लगे आपको, उसको जरूर लिख लीजिए और उसको बराबर रिवाइज भी करते रहिएगा। ऐसे ये जो जितने क्वेश्चन है सबका जो PDF लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से इस क्वेश्चन को भी डाउनलोड करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं। खैर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16।
आर्टिकल 16 में ही कहा गया है कि जो नौकरी होगा, लोक नियोजन होगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि आखिर जो SC ST और OBC और जनरल इस 4 कैटेगरी में बांट के फिर क्यों नियोजन होता है। तो देखिए, अगर ई कहा जाए कि अवसर का समानता, तो अवसर के समानता में कहा गया है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसका मतलब तार्किक वर्गीकरण अगर नहीं होगा तो उसको नहीं समानता माना जाएगा। यानी जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यह जो वर्गीकरण किया गया है आर्टिकल 16 में, वो पूर्णतः तार्किक और संवैधानिक है। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? 1, 4, 3, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4। आपको पता होगा संविधान में 22 भाग हैं, तो 12 अनुसूची है। ऐसा जब संविधान बना था तो उस समय 8 ही अनुसूची था, बाद में जाके 12 हुआ। खैर, तो भाग 4 में वर्णित है नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 में राज्य और इसके क्षेत्र, भाग 2 में वर्णित है नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में मौलिक कर्तव्य। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है जिलाधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। देखिए, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है थोड़ा सा। क्या ट्विस्ट किया गया है? ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय, यानी कराने का निर्णय कौन लेती है? तो राज्य सरकार लेती है। लेकिन चुनाव कराती कौन है? राज्य चुनाव आयोग। आपको पता होगा कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो 3 तरह के चुनाव को संचालित करती है। एक जो पंचायती राज ग्राम पंचायत का चुनाव है, एक नगरीय शासन का जो चुनाव है वो, और तीसरा कराती है जो विधान परिषद, जो भारत के 6 राज्य में विधान परिषद हैं, यानी 2 सदन है जिस राज्य में, तो ऊपरी सदन जो विधान परिषद है उसका चुनाव भी राज्य चुनाव आयोग कराती है। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय राज्य के रूप में, एकात्मक राज्य के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, अर्ध संघीय राज्य के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों के संघ के रूप में। अब आप पूछिएगा कि राज्यों के संघ के रूप में कहने का क्या मतलब है? राज्यों के संघ कहने का मतलब है कि हम लोग किसी हस्ताक्षर के तहत या किसी संधि के तहत एक नहीं हुए हैं, बल्कि हम लोग नैसर्गिक रूप से एक थे, और एक बार जो भारत में आ गया वो दोबारा नहीं जा सकता है। कहने का मतलब, आ तो सकते हो सनम लेकिन वापस नहीं जा सकते हो सनम। खैर, बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में किस एकमात्र राज्य में कॉमन सिविल कोड लगा हुआ है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। तो कॉमन सिविल कोड कहाँ लगा हुआ है? गोवा में। कहिएगा कॉमन सिविल कोड क्या होता है, नहीं समझे? कॉमन सिविल कोड कहने का मतलब है, जैसे हम लोग के यहाँ हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, पर्सनल लॉ अलग है, तो जो गोवा में उस सब के लिए एक समान है, वो किसी के लिए अलग नहीं है। तो हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। आपको पता होना चाहिए कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। किन किन राज्यों में? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो जो विधान परिषद चुने जाते हैं या जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और राज्यसभा के भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? प्राक्कलन समिति, वित्त मंत्रालय, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। देखिए, कई संसदीय समितियां हैं, उनमें से लोक लेखा समिति एक है, और सबसे पहला जो संसदीय समिति है वो लोक लेखा समिति है। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रावधान किया गया था लोक लेखा समिति का, और कैग का भी प्रावधान तभी किया गया था। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। तो लोक लेखा समिति इसका सही उत्तर होगा। तो आपको पता हो, अब आपको लोक लेखा समिति को पता होना चाहिए कि 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के। इनका काम क्या होता है?
तो जो कैग रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति जिस रिपोर्ट को संसद के पटल पे पेश करते हैं, उस रिपोर्ट का पुनः जांच या उसको फिर से रीचेक करती है लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में 1967 के बाद एक चलन है कि हमेशा लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विरोधी दल के नेता होते हैं या विपक्ष के जो विपक्षी पार्टी होती है उसके नेता होते हैं। जैसे पिछले वर्ष याद होगा अगर आपको, तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता हैं, दक्षिण भारत के बड़े नेता हैं दलित समाज के। तो वही थे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। और आपको पता होगा कि लोक लेखा समिति ही जो जब कांग्रेस के यूपीए 2 में जो तमाम घोटाला हुआ था उस सबको उजागर करने का भी काम किया था। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग गण पूर्ति के लिए आवश्यक है? 1/6, 1/10, 1/4, 1/12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। आप कहिएगा गण पूर्ति क्या हुआ? गण पूर्ति का कहने का मतलब है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ, अगर जो मिनिमम नंबर ऑफ जो पार्लियामेंट के हैं या लोकसभा या राज्यसभा के जो उनके सदस्य हैं उनका कम से कम कितना आना जरूरी है, तो तब माना जाएगा कि सदन की कार्रवाई चल रही है। यानी लोकसभा का चलने के लिए या जो लोकसभा अगर चलेगी, अगर उसका संवैधानिक वो बना रहे संचालन, इसके लिए 1/10 यानी 10% रहना जरूरी है। तो लोकसभा के लिए कितना हो गया? 54 और राज्यसभा के लिए 24। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 2, 4, 12, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा के लिए 12 मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति और लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन। तो आज का हम लोग का जो सीरीज था, आज का जो हम लोग का टेस्ट था, यहीं पे कंप्लीट होता है। और आप लोग के लिए एक प्रश्न भी कि लोक नियोजन में समान अवसर किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट करके हमको बताइए कि इसका क्या आंसर है। और इस वीडियो का पीडीएफ भी लिंक नीचे दे दिया जाएगा। और आपसे निवेदन है कि लगातार इस टेस्ट सीरीज को लगाते रहिए, बनाते रहिए, क्योंकि जब तक आप जीके जीएस आपका तभी इम्प्रूव होगा जब तक आप लगातार टेस्ट सीरीज नहीं देते रहते हैं। खैर, धन्यवाद आपका, हमारा मेरा पूरा सेशन देखने के लिए धन्यवाद।